सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं हैक्सॉ रिज के बारे में। ये कहानी है डेसमंड डॉस की, जो दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिकी सेना में था और उसने अपने फैसले से पूरी सेना को भौचक्का कर दिया। जब उसने कहा कि वो कभी भी बंदूक नहीं उठाएगा, तब सारे लोग उसे कायर समझने लगे। लेकिन युद्ध के दौरान उसने कुछ ऐसा किया जिसे देखने के बाद पूरी सेना उसे सैल्यूट करने पे मजबूर हो गई। इस फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत होती है और हम डेसमंड के बचपन को देखते हैं, जब वो अपने भाई के साथ खेल रहा होता है जिसका नाम है हैरोल्ड। और ये दोनों भाई हमेशा ही लड़ते रहते हैं। लेकिन आज जब इनकी लड़ाई होती है, तब डेसमंड एक ईंट उठा लेता है और उससे मार देता है हैरोल्ड के सर में। इसीलिए अब हैरोल्ड बेहोश होकर के नीचे गिर जाता है और वो बुरी तरीके से घायल हो जाता है। तब उसके माता पिता उसका इलाज करने लगते हैं और इस चीज को देखने के बाद डेसमंड बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है। इसीलिए वो जाता है ईश्वर की तस्वीर के पास और वहाँ पर वो एक बाइबल की लाइन पढ़ता है, जिससे उसे पता लगता है कि हिंसा कितनी खतरनाक चीज है और हिंसा से इंसानों को कितना दूर रहना चाहिए। इसीलिए अब डेसमंड निश्चय करता है कि वो ताउम्र हिंसा से दूर रहेगा और वो कभी भी किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाएगा और ना ही उसे चोट पहुंचाएगा। और अब समय ऐसे ही बीतने लगता है और हम देखते हैं कि डेसमंड अब जवान हो चुका है और वो अभी चर्च में है। और इससे हमें पता लगता है कि डेसमंड को ईश्वर में बहुत ही ज्यादा श्रद्धा है और वो पूरे सप्ताह कहीं भी रहे, लेकिन शनिवार को वो पहुंच जाता है चर्च में और यहाँ आने के बाद वो अपना पूरा समय ईश्वर के साथ बिताता है। लेकिन आज जब वो चर्च की सफाई कर रहा होता है, तभी वो बाहर देखता है कि बाहर एक एक्सीडेंट हुआ है। इसीलिए वो भागता हुआ जाता है बाहर और वो देखता है कि एक लड़का यहाँ पे घायल पड़ा है और सारे लोग खड़े होकर के तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। इसीलिए डेसमंड उसे उठाता है और जल्दी उसे लेकर के जाता है हॉस्पिटल और डॉक्टर उसे लेकर के चले जाते हैं उस लड़के का इलाज करने के लिए। तभी डेसमंड की नजर पड़ती है यहाँ पे एक नर्स पे, जिसका नाम है डोरोथी। और डोरोथी देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसीलिए डेसमंड को डोरोथी से पहली नजर का पहला प्यार हो जाता है और वो उसके पास जाने लगता है। तभी डोरोथी उसे कहती है कि क्या तुम भी यहाँ पे ब्लड डोनेट करने आए हो? और वो कहता है कि हाँ, और वो सिर्फ डोरोथी को देखने के लिए यहाँ पे ब्लड डोनेट कर देता है। लेकिन वो घर आने के बाद भी उसके बारे में ही सोचते रहता है। इसीलिए वो अगले दिन फिर से पहुंचता है डोरोथी के पास और उससे बातें करने लगता है और डोरोथी को भी डेसमंड की मासूमियत भा जाती है। इसलिए जब डेसमंड उसे कहता है कि क्या वो उसके साथ बाहर जाएगी, तब डोरोथी भी हाँ कह देती है और ये लोग ज्यादातर समय एक साथ बिताने लगते हैं और समय ऐसे ही बीतने लगता है। तभी जापान अटैक कर देता है पर्ल हार्बर पे और ये समय होता है दूसरे विश्व युद्ध का। इसीलिए अब अमेरिका को भी दूसरे विश्व युद्ध में उतरना पड़ता है और वो नए नए लोगों को भर्ती कर रहे होते हैं सेना में। इसीलिए डेसमंड और उसका भाई दोनों निश्चय करते हैं कि वो भी सेना में भर्ती होंगे। फिर जब रात में सारे लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी यहाँ पे हैरोल्ड आता है सेना के कपड़े पहन करके और ये दोनों अपने पिता को बताते हैं कि ये लोग अब सेना में भर्ती हो रहे हैं। तब इस बात को सुनने के बाद इनके पिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाते हैं। इनके पिता का नाम है टॉम और टॉम ने पहला विश्व युद्ध लड़ा था, इसीलिए उसे पता है कि युद्ध कैसी चीज है और वो नहीं चाहता कि उसके बेटे युद्ध में जाए। लेकिन इन दोनों ने निश्चय कर लिया है। तब टॉम इन्हें कहानियां बताने लगता है कि युद्ध के दौरान इन लोगों ने कितने लोगों को खोया है। तब डेसमंड कहता है कि मैं युद्ध में किसी को भी मारने नहीं जा रहा, मुझे बस अपने देश की सेवा करनी है और मैं अपने सिपाहियों की सेवा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं मेडिक के तौर पे जाऊंगा उस सेना में। और इतना कहने के बाद वो पहुंचता है डोरोथी के पास और कहता है कि अब वो उसे थोड़े दिनों तक नहीं मिल पाएगा क्योंकि वो सेना में भर्ती होने जा रहा है। लेकिन वो जैसे ही वापस आएगा, वो शादी करना चाहेगा डोरोथी से। और इस बात को सुनने के बाद अब डोरोथी भी खुश हो जाती है और वो डेसमंड को छोड़ने जाती है और यहीं पर वो उसे एक बाइबल देती है और अपनी एक तस्वीर भी। लेकिन अब युद्ध पे जाने से पहले डेसमंड को जाना है ट्रेनिंग के लिए, इसीलिए वो पहुंचता है ट्रेनिंग कैंप में और वो सारे लोगों से मिलने लगता है और वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं, इसीलिए वो बहुत खुश होता है। तभी इनके कैंप में आते हैं सार्जेंट होवेल और वो सबके यहाँ के नियम कानून बताने लगते हैं और सब लोग बहुत ही सीधा खड़ा होते हैं। तभी होवेल की नजर पड़ती है डेसमंड पे और डेसमंड बहुत ही ढीला ढाला खड़ा होता है, इसीलिए वो डेसमंड को डांटने लगता है और वो उसका मजाक भी बनाता है और कहता है कि तुम में सिपाहियों वाली कोई भी बात नहीं है। लेकिन डेसमंड इस बात को दिल पे नहीं लेता। फिर जैसे ही इनकी ट्रेनिंग की शुरुआत होती है, डेसमंड वहाँ पे अपनी फुर्ती दिखाता है। लेकिन डेसमंड के लिए मुसीबतें तब बढ़ती हैं जब इन सबको बोला जाता है एक बंदूकें उठाने के लिए, क्योंकि अब इन्हें गोली चलाने की प्रैक्टिस करनी है और सारे लोग बंदूकें उठाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही डेसमंड की बारी आती है, वो मना कर देता है और इस बात को सुनने के बाद अब होवेल चौंक जाता है और कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? तब वो कहता है कि मैं यहाँ पे सिर्फ एक मेडिक के तौर पे आया हूँ और मैं कभी भी बंदूक नहीं उठाऊंगा क्योंकि मैं अहिंसावादी हूँ। और इस बात को सुनने के बाद अब होवेल भी गुस्सा हो जाता है और तुरंत वो लेकर के जाता है डेसमंड को अपने सीनियर के पास, जिनका नाम है कैप्टन ग्लोवर। और अब ग्लोवर डेसमंड को कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पे मजाक करने आए हो? तुम एक सिपाही बनना चाहते हो लेकिन एक बंदूक नहीं उठाना चाहते? मैं इसका क्या मतलब समझूं? अगर तुम युद्ध में जाओगे और दुश्मन तुम पे गोलियां चलाएंगे, तब तुम सिर्फ ऐसे ही खड़े रहोगे और तुम उन पे गोलियां नहीं चलाओगे? तब डेसमंड कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे किसी को भी मारने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने साथियों को बचाने आया हूँ और मैं एक मेडिक के तौर पे उनके साथ जाऊंगा। तब इस बात को सुनने के बाद उसका सीनियर कहता है कि तुम्हारी कोई और भी शर्त है क्या? तब वो कहता है कि हाँ, मैं शनिवार को कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि उस दिन मैं ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। और इस बात को सुनने के बाद अब इनका सीनियर हंसने लगता है और कहता है कि अगर तुमने बंदूक नहीं उठाई, तब मैं तुम्हें मेंटली अनफिट घोषित करके यहाँ से बाहर निकाल दूंगा, इसीलिए वापस जाओ और जाकर के बंदूक उठाओ। और अब होवेल फिर से डेसमंड को लेकर के चला जाता है और उसे उम्मीद होती है कि इस बार डेसमंड बंदूक उठा लेगा, लेकिन इस बार भी डेसमंड बंदूक नहीं उठाता। और इस चीज को देखने के बाद होवेल चौंक जाता है और वो डेसमंड को गालियां भी बकता है और कहता है कि ये तुम लोगों को मरता हुआ देखेगा।
लेकिन तुम लोगों की मदद के लिए गोली नहीं चलाएगा। ये आदमी एक कायर है, लेकिन डेस्मंड को इन बातों से फर्क नहीं पड़ता और वो कैंप में चला जाता है और वहाँ जाने के बाद बाइबल पढ़ने लगता है। लेकिन अब इसके साथी भी इसे तंग करने लगते हैं। एक लड़का इसका बाइबल छीन लेता है और वो उसे तमाचा भी मारता है और कहता है कि मैंने सुना है कि तुम अहिंसावादी हो, तो क्या तुम मुझे बदले में थप्पड़ नहीं मारोगे। और इतना कहने के बाद वो उसका ऐसे ही मजाक बनाते रहता है, लेकिन डेस्मंड कुछ नहीं कहता। तभी अगले दिन यहाँ पे साइकियाट्रिस्ट आता है और वो डेस्मंड से सवाल पूछने लगता है कि उसे पता लगे कि डेस्मंड की दिमागी हालत ठीक है या खराब है। और वो उससे एक के बाद एक सवाल पूछने लगता है और वो उससे पागलों वाले सवाल पूछता है। तब डेस्मंड कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, मेरी सिर्फ इतनी गलती है कि मैं अहिंसावादी हूँ और मैं किसी को मारना नहीं चाहता। फिर इन सारी बातों को सुनने के बाद डॉक्टर समझ जाता है कि डेस्मंड बिल्कुल ठीक है, इसीलिए वो अपनी रिपोर्ट बनाता है कि इसे मेंटली अनफिट करके सेना से बाहर नहीं निकाला जा सकता। और जैसे ही ग्लोबर और होवेल को ये बात पता लगती है, वो और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो कैसे भी इसे बाहर निकालना चाहते हैं। इसीलिए वो एक नई योजना बनाते हैं और इससे जरूरत से ज्यादा काम करवाते हैं कि ये दिन भर टॉर्चर होता रहे। लेकिन फिर भी डेस्मंड नहीं टूटता और वो यहीं पे रहता है। लेकिन अब उसके साथी भी उससे चिढ़ने लगे हैं क्योंकि सबको लगता है कि ये एक कायर आदमी है जो अपने डर के पीछे छुप रहा है। इसीलिए जब रात में वो सोया होता है तब उसके बहुत सारे साथी मिलकर के उसे पीटते हैं और वो उसे बुरी तरीके से घायल कर देते हैं। तभी सुबह में यहाँ पे होवेल आता है और जब वो डेस्मंड की हालत देखता है तब उसे भी तरस आ जाता है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें किन लोगों ने मारा, उनके नाम बताओ। लेकिन डेस्मंड किसी का भी नाम नहीं बताता क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो लोग परेशानी में फंसे। तब होवेल कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए जगह नहीं है, अगर तुम घर जाना चाहो तब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा, तुम घर जा सकते हो। लेकिन डेस्मंड कहता है कि नहीं, वो यहीं पे रहेगा। और समय ऐसे ही बीतने लगता है और अब वो दिन आता है जब इन्हें छुट्टी मिलने वाली होती है और एक एक करके सबको छुट्टी मिलने लगती है। लेकिन जैसे ही डेस्मंड की बारी आती है, उनका सीनियर कहता है कि तुम्हें छुट्टी नहीं मिल पाएगी क्योंकि तुमने राइफल ट्रेनिंग मिस की है और अगर कोई एक भी ट्रेनिंग मिस करता है तब उसे छुट्टी नहीं दी जाती। तब डेस्मंड कहता है कि मैं एक मेडिक हूँ और मुझे वो ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है और मैं बंदूक नहीं उठाना चाहता। तब इनका सीनियर कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सारी गलतियों को माफ करने को तैयार हूँ अगर तुम सिर्फ मुझे अभी एक गोली चला करके दिखा दो। लेकिन डेस्मंड कहता है कि नहीं, मैं बंदूक कभी भी नहीं उठाऊंगा। और इस बात को सुनते ही उसका सीनियर भड़क जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ के नियमों का उल्लंघन किया है और अपने सीनियर की आज्ञा का पालन नहीं किया है, इसीलिए अब तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। और इतना कहने के बाद वो उसे काल कोठरी में डलवा देता है। तभी हम डोरोथी को देखते हैं जो डेस्मंड का इंतजार कर रही होती है, लेकिन डेस्मंड नहीं आता। तब वो पहुंचती है डेस्मंड के पास। तब डेस्मंड उसे पूरी बात बताता है। तब डोरोथी उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेस्मंड कहता है कि नहीं, ये सारी चीजें मेरे उसूलों के खिलाफ है, मैं प्रैक्टिस के लिए भी बंदूक नहीं उठा सकता क्योंकि उससे इंसानों की जान ली जाती है। और अब इन सारी बातों को सुनने के बाद डोरोथी भी समझ जाती है कि डेस्मंड नहीं मानेगा और वो अपने उसूलों का बहुत ही पक्का है और सेना वाले उसका जल्दी ही कोर्ट मार्शल कर देंगे। इसीलिए अब डोरोथी कॉल करती है डेस्मंड के पिता को और उन्हें पूरी बात बता देती है। इसीलिए अब टॉम अपने यूनिफॉर्म को पहनता है और पहुंचता है अपने सीनियर के पास जिसके साथ कभी उसने युद्ध किया था और उनसे मिलकर के उन्हें पूरी बातें बताता है। तभी हम डेस्मंड को देखते हैं जिसे कोर्ट में पेश किया जाता है और यहाँ पर उसके चार्जेस बताए जाते हैं कि उसने अपने सीनियर के आज्ञा का उल्लंघन किया है और उनके ऑर्डर को नहीं माना है, इसीलिए उसका कोर्ट मार्शल होना है। इसीलिए अब जजेस इस बारे में पूछते हैं। तब डेस्मंड अपनी सफाई में कहता है कि वो सिर्फ एक मेडिक है और वो कभी भी बंदूक नहीं उठाना चाहता, इसीलिए उसने ऑर्डर्स को फॉलो नहीं किया। और इस बात को सुनने के बाद अब जजेस उसका कोर्ट मार्शल करने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ पे टॉम आ जाता है और टॉम के हाथ में एक लेटर होता है और ये लेटर है यहाँ के ब्रिगेडियर का। इसीलिए अब जजेस जैसे ही इस लेटर को पढ़ते हैं उन्हें उन सारे नियमों के बारे में पता लगता है और ब्रिगेडियर ने इसे खुद अनुमति दी है कि मेडिक चाहे तो बिना बंदूक के भी युद्ध में जा सकता है और उस पर कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता। इसीलिए अब डेस्मंड के सारे चार्जेस को खारिज कर दिया जाता है और उसे छुट्टी भी मिल जाती है। और जैसे ही डेस्मंड घर पे आता है वो सबसे पहले डोरोथी से शादी करता है और शादी के बाद उसे खबर मिलती है कि उसे अब युद्ध पे जाना है, इसीलिए वो युद्ध के लिए निकल जाता है। और जैसे ही ये बैटलफील्ड में पहुंचता है ये यहाँ के मंजर को देखने के बाद परेशान हो जाता है क्योंकि इसे यहाँ पे हर जगह लाशें ही लाशें नजर आती हैं और अब सारे लोग युद्ध की तैयारी करने लगते हैं और हमें पता लगता है कि ये लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है और अब निकी सेना की कई सारी टुकड़ियां पहले ही लड़ चुकी हैं, लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली और ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाएगी। और ये लोग हर रोज सुबह से लेकर के शाम तक लड़ते हैं और लड़ने के लिए इन्हें चट्टान से ऊपर जाना पड़ता है क्योंकि ऊपर का इलाका अमेरिका का है जिसपे अभी जापान कब्जा कर रहा है। इसीलिए अब सारे के सारे सेना वाले ऊपर जाने लगते हैं और वो जापानीज पे हमला करने लगते हैं और यहाँ पे कत्लेआम शुरू हो जाता है। जापानीज बहुत ही बेरहम है, वो अमेरिकी सेना वालों को जिंदा जलाते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे ऐसे ही गोलीबारी हो रही होती है और ये मंजर बहुत ही भयानक होता है और डेस्मंड यहाँ पे अपने काम पे लगा होता है। जितने भी लोग घायल होते हैं वो उनका उपचार करते रहता है। तभी वो एक जापानी सिपाही को देखता है जो उसके एक साथी को मारने वाला होता है, इसीलिए डेस्मंड उसके ऊपर कूद जाता है। तभी वो सिपाही उस जापानीज को मार देता है और ये वही आदमी है जो डेस्मंड को पीटा करता था और आज डेस्मंड ने उसी की जान बचाई है, इसीलिए वो डेस्मंड से बहुत ही ज्यादा प्रभावित है। लेकिन डेस्मंड यहाँ पे नहीं रुकता और वो बाकी लोगों को बचाने लगता है और वो सारे लोगों को नीचे भेजता रहता है जिनकी हालत जरूरत से ज्यादा खराब हो जाती है। और अब ये लड़ाई ऐसे ही चलती जाती है, सब लोग लड़ाई करते हैं और डेस्मंड अपना काम
करता है। और आज अमेरिकी सेना बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ती है और आज इन लोगों ने जापानीज को पीछे ढकेल दिया है, इसीलिए थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब शाम हो चुकी है और युद्ध रुक चुका है, इसीलिए ये लोग रात में यहीं पर रुकने वाले हैं। और रात में अब डेस्मंड के पास वही आदमी आता है जिसकी उसने जान बचाई थी और वो उससे माफी मांगता है अपने बर्ताव के लिए जब उसने उसे पीटा था। लेकिन डेस्मंड को इससे कोई सिकवा गिला नहीं। तभी सुबह हो जाती है और अब सुबह में जापानीज की बहुत बड़ी सेना आती है। वो लोग पहले से ज्यादा तादाद में होते हैं और सारे अमेरिकियों को पता लगता है कि ये लोग सुरंगों में छुपे हुए थे और इन लोगों ने बहुत ही लंबी सुरंग बनाई है, इसीलिए अब इनकी सेना की तादाद ऐसे ही बढ़ती जाएगी और अब इनके बीच घमासान लड़ाई होने लगती है और बहुत देर तक इनके बीच ऐसे ही लड़ाई चलती रहती है और बहुत सारे अमेरिकी सेना मारे जाते हैं। तब ग्लोबर निश्चय करता है कि वो एयरफोर्स को बुलाएगा। फिर वो एयरफोर्स को अलर्ट कर देता है और अपने सारे साथियों को नीचे जाने के लिए कहता है। तब डेस्मंड सारे घायल लोगों को नीचे भेजने लगता है और लगभग सारे अमेरिकी नीचे उतर जाते हैं। तभी ग्लोबर को पता लगता है कि इनके बहुत सारे लोग घायल हैं और वो ऐसे ही ऊपर है और अगर उन पे एयरफोर्स वालों ने हमला किया तब इनके भी साथी मारे जाएंगे। इसीलिए ग्लोबर अब जाने लगता है बेस की तरफ ताकि वो एयरफोर्स वालों को मना कर सके कि वो अभी यहाँ पे हमला ना करे। और अब जितने भी अमेरिकी सिपाही होते हैं वो भी कैंप की तरफ चले जाते हैं। तभी हम डेस्मंड को देखते हैं जो अभी भी ऊपर है और वो नीचे नहीं उतरा है बल्कि वो सारे घायल सिपाहियों को नीचे भेज रहा है। लेकिन वो जैसे ही एक सिपाही को लेकर के आता है वो देखता है कि नीचे कोई नहीं है, इसीलिए वो उसे रस्सी से बांध करके नीचे भेजने लगता है। तभी यहाँ पे हम दो सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें पहरा देने के लिए छोड़ा गया था और अब वो उसे नीचे उतार लेते हैं। लेकिन अब देखते ही देखते डेस्मंड बहुत सारे घायलों को नीचे भेजने लगता है। तभी हम ग्लोवर को देखते हैं जो कैंप में पहुंच जाता है और वो एयरफोर्स को हमला रोकने के लिए कहता है। लेकिन ऊपर डेस्मंड ऐसे ही सिपाहियों को बचा रहा होता है। तभी हम जापानीज सिपाहियों को देखते हैं और उन्हें पता लग चुका है कि अमेरिकी वापस जा चुके हैं, इसीलिए वो अपना तलवार लेकर के बाहर निकले हैं और खंजर, और वो सारे अमेरिकी सिपाहियों को ढूंढ रहे हैं जो घायल है और उन्हें एक एक करके मार रहे हैं। और डेस्मंड भी उन्हें देख लेता है और वो इधर ही आ रहे होते हैं। तभी डेस्मंड को एक और घायल सिपाही नजर आता है। तब डेस्मंड कहता है कि जापानीज इधर ही आ रहे हैं, इसीलिए तुम शांत रहो, मैं तुम्हें नीचे भेज दूंगा। और इतना कहने के बाद वो उसके ऊपर मिट्टी डाल देता है और अपने ऊपर भी एक लाश को रख लेता है। तभी यहाँ पे एक जापानीज सिपाही आता है और उस लाश के ऊपर चाकू मारता है, लेकिन डेस्मंड यहाँ पे बच जाता है। लेकिन जैसे ही वो जापानीज सिपाही यहाँ से जाता है डेस्मंड उस घायल सिपाही को मिट्टी से बाहर निकालता है और उसे भी नीचे भेज देता है। तभी उसे जापानीज देख लेते हैं और वो उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और डेस्मंड यहाँ से भागने लगता है और वो भागते भागते जाकर के एक गुफा में छुप जाता है। लेकिन अब जापानीज अंदर बम फेंकने लगते हैं, लेकिन डेस्मंड इन बमों से भी बच जाता है और जापानीज को लगता है कि वो मर गया। लेकिन डेस्मंड जैसे ही थोड़ा अंदर जाता है उसे एक जापानीज घायल सिपाही मिलता है जो डेस्मंड को देखने के बाद डर जाता है क्योंकि वो अमेरिकी सिपाही है। तब डेस्मंड उसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। और इतना कहने के बाद वो उसके घाव पर पट्टी लगाता है और उसे मॉर्फिन का इंजेक्शन भी देता है ताकि उसका दर्द कम हो। और इस चीज को देखने के बाद वो जापानीज सिपाही समझ नहीं पाता है कि आखिर ये अमेरिकी ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन अब डेस्मंड अंदर ही छुपा रहता है और वो शाम होने का इंतजार करता है और जैसे ही अंधेरा होता है वो फिर से गुफा से बाहर निकलता है और वो घायल सिपाहियों को ढूंढने लगता है। तभी एक सिपाही उसे देख करके डर जाता है और उसे लगता है कि ये कोई जापानीज है, इसीलिए वो गोलियां चलाने लगता है। लेकिन डेस्मंड उसे शांत करवाता है और फिर उसे नीचे भेज देता है और एक के बाद एक वो ऐसे ही सिपाहियों को नीचे भेजते रहता है और वो रात भर उन्हें नीचे भेजता है। लेकिन नीचे भेजने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है क्योंकि वो रस्सी से नीचे भेजता है, इसीलिए अब डेस्मंड के दोनों हाथ एकदम कट चुके हैं और डेस्मंड बुरी तरीके से घायल हो चुका है। फिर भी वो ईश्वर से दुआ मांगता है कि ईश्वर उसे इतनी ताकत दे कि वो सारे सिपाहियों को बचा सके। और ऐसे करके वो फिर से काम पे लग जाता है और फिर से सिपाहियों को नीचे भेजने लगता है और वैसे ही अपने काम पे लगा रहता है और वो सुबह तक लोगों को नीचे भेजता है। लेकिन जैसे ही सुबह उजाला होता है उसे सार्जेंट हॉवेल मिलते हैं और उनके पास और भी लोग घायल होते हैं और सार्जेंट भी घायल हो चुके हैं। तब डेस्मंड यहाँ पे हॉवेल को रुकने के लिए कहता है और वो बाकी लोगों को नीचे भेजने लगता है। तभी हम ग्लोवर को देखते हैं और ग्लोवर जब कैंप में आता है तब वो देखता है कि यहाँ पे घायल सिपाहियों की तादाद बहुत ही ज्यादा है और इस चीज को देख करके वो चौंक जाता है। तब वो अपने लोगों से पूछता है और वो बताते हैं कि रात भर कोई ऊपर से नीचे सिपाहियों को भेज रहा है और वो अभी तक काम कर रहा है। हमारे सारे के सारे सिपाही नीचे हैं लेकिन कोई अकेला ही ऊपर काम कर रहा है। इसीलिए अब ग्लोवर बात करता है घायल सिपाही से और पूछता है कि तुम्हें नीचे किसने भेजा। तब वो कहता है कि डेस्मंड डॉस ने। और इस बात को सुनने के बाद अब ग्लोवर चौंक जाता है और यहाँ पर उसे डेस्मंड की असली ताकत पता लगती है और उसे इस बात का एहसास होता है कि जिसे कभी उसने कायर कहा था वो इन सब में सबसे बहादुर है, क्योंकि इनके पास हथियार होने के बाद भी ये लोग ऊपर नहीं टिके। लेकिन डेस्मंड के पास कोई भी हथियार नहीं है, फिर भी वो रात भर ऊपर रहा दुश्मनों के बीच और उसने अपने सिपाहियों की जान बचाई। इसीलिए अब ग्लोवर यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रभावित होता है डेस्मंड से और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि वो डेस्मंड को लेकर के कितना गलत था। तभी हम डेस्मंड को देखते हैं जो बहुत सारे सिपाहियों को नीचे भेज चुका है और अब वो वापस जाता है हॉवेल के लिए। लेकिन अब सुबह हो चुकी है, इसीलिए सारे के सारे जापानीज सिपाही बाहर आ चुके हैं और वो इन्हें देख लेते हैं, इसीलिए वो अंधाधुंध इन पे गोलियां चलाने लगते हैं। तब डेस्मंड नीचे एक कपड़ा बिछाता है और उस पर हॉवेल को बैठा करके उल्टा खींचने लगता है। तब हॉवेल जापानीज सिपाहियों पे गोलियां चलाता है और ये लोग उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ से इन्हें नीचे आना है। तब डेस्मंड बिल्कुल भी वक्त जाया नहीं करता और वो तुरंत हॉवेल को नीचे भेज देता है। तब हॉवेल उसे बार बार कहता है कि तुम भी नीचे आओ। तब डेस्मंड कहता है कि अभी भी कुछ लोग बाकी हैं और इतना कहने के बाद वो वापस जाता है और अपने साथ एक और घायल सिपाही को लेकर के आता है और अब वो भी नीचे उतर जाता है। लेकिन
डेसमंड की हालत देखने के बाद अब सारे के सारे सैनिक बहुत चक्का रह जाते हैं, क्योंकि डेसमंड बहुत ही बुरी तरीके से घायल है, लेकिन फिर भी वो रात भर काम करता रहा है। और अब इन सारे लोगों को पहली बार डेसमंड की ताकत का अंदाजा हुआ है और सबकी नजरों में डेसमंड के लिए इज्जत बढ़ चुकी है और सबके दिल में अब डेसमंड के लिए प्यार है। इसीलिए अब डेसमंड को भी भेजा जाता है इलाज के लिए। लेकिन जैसे ही डेसमंड का उपचार होता है वो कैंप से बाहर आ जाता है और वो अपना ज्यादातर समय ईश्वर के साथ बिताना चाहता है। इसीलिए वो वहाँ पर बैठ करके बाइबल पढ़ने लगता है और सारी बातों को भूल जाता है। तभी उसके पास ग्लोवर आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे जैसा बहादुर इंसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा और मैं उन सारी चीजों के लिए शर्मिंदा हूँ जितनी भी चीजें मैंने तुम्हारे बारे में सोची थी और मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है और कैंप के सारे लोगों ने तुम्हें परेशान किया है और अगर तुम्हारी जगह कोई भी होता तो वो कब का टूट गया होता, लेकिन फिर भी तुम टिके रहे और तुमने आज पूरी दुनिया को दिखा दिया कि तुम क्या हो। और हम कल फिर से ऊपर जा रहे हैं, लेकिन कल शनिवार का दिन है और मुझे पता है कि तुम शनिवार के दिन प्रार्थना करते हो, लेकिन फिर भी हमारी टीम के सारे लोग चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे होने के बाद सारे लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और तुम सबकी ताकत बन चुके हो। इसीलिए मैं चाहूंगा कि तुम हमारे साथ चलो। और डेसमंड भी कहता है कि वो साथ चलेगा और अगली सुबह अब सारे के सारे सिपाही नीचे होते हैं, लेकिन अब ग्लोवर सबको इंतजार करने के लिए कहता है और ये सब लोग तब तक इंतजार करते हैं जब तक डेसमंड की प्रार्थना पूरी नहीं हो जाती। और एक बार जब डेसमंड की प्रार्थना पूरी हो जाती है तब ये सारे लोग ऊपर चढ़ने लगते हैं और एक बार फिर से घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन आज अमेरिकी सेना बहुत ही ज्यादा जोश में है, इसीलिए वो जैपनीज को हराते जाते हैं और देखते ही देखते जैपनीज पे इनकी विजय होती है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा बम ब्लास्ट होता है जिसमें डेसमंड बुरी तरीके से घायल हो जाता है। लेकिन जब ये लोग उसे नीचे लेकर के जा रहे होते हैं तब डेसमंड को अपने से ज्यादा अपने बाइबल की परवाह होती है, इसीलिए वो सबको रुकवा करके कहता है कि मुझे मेरी बाइबल चाहिए। तब ये लोग उसकी बाइबल ला करके उसे देते हैं। तब डेसमंड जाता है नीचे और अब पूरे देश में उसकी वाहवाही होने लगती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है और जल्दी ही डेसमंड को मिलता है अमेरिका का सबसे बड़ा पुरस्कार यानी मेडल ऑफ ऑनर। और ये पुरस्कार मिलता है उसे उस समय के राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन के द्वारा। और ऐसे ही पूरी दुनिया उसकी गुण गाती रहती है और समय बीतने लगता है और डेसमंड अपने मरते समय तक अपनी पत्नी के साथ रहता है। और 2006 में डेसमंड की मृत्यु होती है और उस समय डेसमंड की उम्र थी 87 साल। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।